नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पिछले बार जब हम गए थे आज से लगभग एक सप्ताह पहले, तो हमने अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की थी 3 तारीख को। और उसमें हमने मृत्यु प्रकरण के संबंध में भी वित्त नियंत्रक श्री तिलक सोरी सर और पेंशन प्रभारी श्री रुद्र प्रताप सिंह चौहान सर के साथ वार्ता की थी और इस बात को बताया था कि डीडीओ सीधे तौर पर राशि की जानकारी देने से या प्रकरण को आगे बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। कई डीडीओ को तो यह भी लगता है कि जिनकी 10 साल की सेवा पूर्ण नहीं हुई है और वह कर्मचारी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, उनके परिजनों को इसलिए ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। तो इन सब बातों से हमने अधिकारियों को अवगत कराया था और उसी समय उन्होंने हमें निराकरण भी बताया था। और जो बात हमने कहा था कि सर अगर आप एक मार्गदर्शन जारी कर देंगे तो वह बहुत बेहतर रहेगा, और फाइनली उन्होंने मार्गदर्शन पत्र जारी कर दिया है। ये आप जो लेटर पैड देख रहे हैं, ये लेटर पैड हमारे द्वारा संचालक कोष लेखा एवं पेंशन में सौंपा भी गया था और निवेदन किया गया था कि एक स्पष्ट मार्गदर्शन जो है आप जारी कर दीजिए। अब फाइनली उन्होंने एक स्पष्ट मार्गदर्शन जारी कर दिया है जो आप देख सकते हैं। देखिए, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी जो हैं उनको यह भेजा गया है। 3 तारीख को हमने दिया था और 5 तारीख को इन्होंने जारी किया है और उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि विषयांतर्गत संदर्भित वित्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु और असतर्कता के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब क्या प्रक्रिया निर्धारित की है? उन्होंने अपने पुराने 28 फरवरी वाले पत्र का उल्लेख किया है, जिस पत्र के कारण कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि लास्ट पे उसमें मृत्यु वाला भी कॉलम था कि उनके भी सेवा के काल का गणना करते हुए चूँकि ओपीएस वाले को एनपीएस में वापस ले रहे थे तो इसके नाम से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। अब उन्होंने बताया है कि कंडिका 2A में कौन कौन से चीज़ में क्या क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि एक तो ये केस आ जाएगा कि कॉर्पस में जमा राशि का कर्मचारी को कोई भुगतान नहीं, यानी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने किसी प्रकार का कोई भुगतान लिया ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भुगतान उनको हुआ ही नहीं है। और कंडिका 2 में कर्मचारी के एनपीएस कॉर्पस में जमा राशि का कर्मचारी को 20% भुगतान एवं 80% राशि का वार्षिकी क्रय नहीं हुआ है, यानी किसी को 20% भुगतान तो हो चुका है जो 100% राशि थी उसमें से, लेकिन 80% का जो वार्षिकी क्रय करना था जिसके बाद एनपीएस के तहत पेंशन प्रक्रिया चालू होती वह नहीं हुआ है। उसमें यह करना है कि इसमें जो जमा राशि है उसको फैमिली और डिसेबिलिटी पेंशन प्रक्रिया के तहत संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जाएगा, यानी जिस बैंक में वो जमा है वहाँ से उसको वापस ले लिया जाएगा और संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में इसको जमा कर दिया जाएगा। कर्मचारी को क्या करना है? कर्मचारी या नॉमिनी, क्यों बोल रहा है कर्मचारी, यानी अगर वो फिजिकली डिसेबल हो गया है, अशक्त हो गया है तो उस कंडीशन में, और अगर उसका निधन हो गया है तो उस स्थिति में उसके नॉमिनी ये आवेदन जमा करेंगे। तो क्या करेंगे? एनएसडीएल द्वारा निर्धारित एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, तो वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। वो फॉर्म दिया गया है एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके, उसको भरना है। और आवश्यक दस्तावेज कैसा रहेगा? पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इस टाइप का, पासबुक की छायाप्रति होनी चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, मृत्यु या अशक्तता प्रमाण पत्र, यदि कोई कर्मचारी अब दुनिया में नहीं है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल डिसेबल है 85% 90% तो उसका वो प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। एनपीएस अंतर्गत नॉमिनेशन संबंधी दस्तावेज, जो एनपीएस जब भरे थे तो उसके संबंध में जो नॉमिनेशन के लिए दस्तावेज जमा किया गया था कि भाई मेरे नॉमिनी ये रहेंगे, वो ऑनलाइन भी कर्मचारी को मिल सकता है कि नॉमिनी कौन बना है। और ओपीएस विकल्प चयन संबंधी सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि की सत्यापित छायाप्रति डीडीओ को प्रस्तुत करेगा। जब ओपीएस का आप विकल्प भरे थे तब आपने शपथ पत्र दिया था और वो सेवा पुस्तिका में इंद्राज भी है, तो उसको जिनके परिजन समाप्त हो गए हैं और जिन्होंने ओपीएस दिया के लिए आवेदन दिया था, अगर उनके सेवा पुस्तिका में उनके परिजन के नहीं हैं तो उसी के आधार पर आप क्या करेंगे? अपने डीडीओ को कहेंगे कि आप इसको प्रविष्टि कीजिए, वो करेंगे, मना नहीं कर सकते। फिर करना क्या है? आहरण एवं संवितरण अधिकारी जो है यानी डीडीओ जो है, डीडीओ को आपने ये प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? कर्मचारी को सिर्फ इतना करना है, बाकी सारे निर्देश अधिकारी के लिए हैं। वो क्या करेगा? एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में जो प्रविष्टि हुई है और जो आवश्यक दस्तावेज दिया गया है उसको वो सत्यापन करेंगे और जहाँ जहाँ पर उनका साइन लगना है उसको करके जिला कोषालय को प्रेषित करेंगे। देखिए,
आहरण और संवितरण अधिकारी को अब काम बता दिया गया है कि आपको करना क्या है। आपको उनसे डॉक्यूमेंट लेना है और उसको आपको जांच करके और साइन करके जिला कोषालय में प्रेषित करना है। फिर जिला कोषालय क्या वो करेगा, जिला कोषालय डीडीओ से प्राप्त करेगा एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, और उसमें जहां पर उनका साइन रहेगा और दस्तावेज का परीक्षण कर वो ये संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित कर देंगे। हर संभाग में एक संयुक्त संचालक बैठाया गया है, जेडी बैठाया गया है कोष लेखा एवं पेंशन का, उसको भी प्रेषित किया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, जो प्रकरण आएगा उसका परीक्षण करेंगे और फिर जो वेबसाइट है एनएसडीएल का उसमें लॉगिन करेंगे और उसमें एग्जिट विड्रॉवल रिक्वेस्ट जो आता है उस लिंक को क्लिक करके जो बाकी प्रोसेस है उसको करेंगे और डीटीएपी को ऑथोराइजेशन के लिए प्रेषित करेंगे। डीटीएपी ही प्रकरण का निराकरण करेगा। तो डीटीएपी क्या है, इसका होता है द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक्विजिशन प्रोसीजर। तो ये होता है, इसको दिया जाएगा। फिर वो जो है प्रस्ताव के आधार पर क्या करेगा, ऑथराइजेशन करेगा कि हाँ भाई इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नॉमिनी वाला भी मामला रहता है इसमें। तो वो देखेगा सारा चीज़ कि सही नॉमिनी है कि नहीं है और इसको दिया जा सकता है कि नहीं। अब जब ऑथराइजेशन हो जाएगा तो संचालनालय के बैंक खाते में ट्रस्टी बैंक से राशि प्राप्त होने एवं प्राप्त राशि का एनएसडीएल से एमआईएस प्राप्त होने पर डीटीएपी द्वारा शासन को वापसी योग्य राशि निर्धारित लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। देखिए अब ये तो हो गया लिखा पढ़ी वाला काम, लेकिन ट्रस्टी बैंक जहाँ पैसा जमा है एनएसडीएल का वो मिलना चाहिए। वो मिलते ही डीटीएपी जो है शासन की जो राशि रहेगी उसको निर्धारित जो उसका चालान के माध्यम से उसके शीर्ष में जमा कर देगा, मतलब उसके अकाउंट में जमा कर देगा। और जो बचा हुआ राशि है जो कर्मचारी का है, क्योंकि हमको कौन सी राशि देनी है, जो सरकार का हिस्सा था वो हिस्सा, तो भाई राशि तो ज़्यादा आएगी। जैसे किसी की 5 लाख की राशि आ रही है तो उसमें सरकार का आधा हिस्सा, आधा आपका, मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं। तो उस स्थिति में आधा पैसा तो कम से कम कर्मचारी को मिलना ही है। तो जो कर्मचारी है वो या उसका नॉमिनी है वो उसके खाते में उसको जमा करना है और कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। तो इसका जो रिपोर्ट है वो प्रदर्शित होने लगा किस ऑप्शन में, फैमिली डिसेबिलिटी पेंशन सेटलमेंट रिपोर्ट में प्रदर्शित की जाएगी। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, जब ये हो गया तो उसके बाद पीपीओ जारी किया जाएगा। पीपीओ आप जानते हैं कि पेंशन तभी मिलता है जब पीपीओ जारी होता है। तो जब ये सेटलमेंट रिपोर्ट आ गया तो उसके आधार पर फिर संभागीय संयुक्त संचालक जो है कोष लेखा एवं पेंशन वो पीपीओ जारी करेगा और पेंशन शुरू हो पाएगा। एनेक्सर 1 में भरे जाने वाले बैंक खाते का विवरण किस टाइप का रहेगा, उसमें भरना है आपको। तो आप उसमें भरेंगे नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी किसको दिया जा रहा है आपके द्वारा, तो डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट एंड पेंशन, बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैंक नेम दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ब्रांच नेम दिया हुआ है इंदिरावती भवन और आईएफएससी कोड दिया हुआ है। तो जहाँ पर आपको डिटेल भरना है एनेक्सर 1 में, जहाँ पर आपसे बेनिफिशियरी का नाम पूछेगा, बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, तो ये डिटेल आपको डालना है जब आप एनेक्सर 1 भरेंगे। तो अब आते हैं दूसरी स्थिति में। वो तो वह स्थिति थी जब आपने राशि निकाली ही नहीं है या फिर 20% राशि आपको मिल गई है, 80% राशि का आपका वार्षिकी क्रय नहीं हुआ है और एनपीएस में आपका पेंशन चालू नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो पूर्ण भुगतान हो गया है और जैसे किसी का मान लीजिए कम था राशि, उस व्यक्ति को 5 लाख से कम राशि, 2 लाख वाला भी केस आएगा 5 लाख, क्योंकि पहले 2 लाख था। तो कुछ पुराने एनपीएस प्रकरण थे उसमें 2 लाख से कम था तो जारी हो गया। कुछ लोग के डेथ के समय 5 लाख वाला नियम आ चुका था कि 5 लाख से भी कम है तो दिया जा सकता है। तो इसीलिए दोनों को लिखा है उसने। तो जिनको पूरी राशि मिल गई है वो, और कंडिका 2 मतलब जिसमें संपूर्ण राशि का भुगतान जो है उसमें से 20% राशि दे दी गई थी कर्मचारी को और 80% राशि का वार्षिकी क्रय किया जा चुका था, यानी उस व्यक्ति का एनपीएस से पेंशन शुरू हो चुका है। तो ऐसे प्रकरण में क्या करना है, तो ऐसे प्रकरण में क्या करना है, चूंकि वो तो कर्मचारी को मिल चुका है तो अब क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी को जमा करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में ये होगा कि कर्मचारी नॉमिनी द्वारा कुल भुगतान राशि में से जो शासन का अंशदान है और उस पर अर्जित शासन का लाभांश मतलब ब्याज जो था वो दोनों की गणना करके उसको पृथक पृथक निर्धारित मदों में चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। अब जो बात मैं कह रहा था आगे उसमें लिखा हुआ है कि डीडीओ जो है
NSDL की वेबसाइट से जानकारी लेकर उसकी लॉगिन आईडी का उपयोग करेंगे अपना, और कर्मचारी का प्रान स्टेटमेंट चेक करेंगे और कितनी राशि किस लेखा शीर्ष में कर्मचारी नॉमिनी द्वारा जमा किया गया है ना, उसके आधार पे उसको कितनी राशि जमा किया जाना है की जानकारी कर्मचारी नॉमिनी को प्रदान करेंगे। अगर कोई भी डीडीओ आपको मना करता है तो उसको ले जाकर इस चीज़ को पढ़ाइए कि आपको जानकारी देनी है। कई जगह ऐसा हो रहा था, रायगढ़ वाले केस में ही था ये, कि वहाँ से लिखकर भेज दिए थे डीडीओ कि आप हमको जानकारी दीजिए कि आपकी कितनी राशि जमा होनी है। तो वो कर्मचारी का काम नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डीडीओ का काम है वो, कि डीडीओ उसको चेक करे और डीडीओ बताए कि भाई कर्मचारी के नॉमिनी को या जो असक्त कर्मचारी है उसको कितना राशि जमा करना है। तो वो जानकारी प्रदान करने का काम किसका है? डीडीओ का है। वो ये भी बताएंगे कि किस लेखा शीर्ष में उसको जमा करना है। जैसे आप जब जमा करने जाएंगे तो लेखा शीर्ष का पता होना चाहिए, तब तो जमा करेंगे कि भाई हमको किस चालान के माध्यम से किस खाते में जमा करना है। तो बताएंगे कि इस लेखा शीर्ष में जमा करो, और इस हेतु जिला कोषालय से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। कौन आवश्यक सहयोग प्राप्त करेगा? डीडीओ प्राप्त करेगा। डीडीओ को यह काम करना है कि वह कोष लेखा के जिला कोषालय से जानकारी लेकर कर्मचारी को यह साफ तौर पर बताएंगे कि उसे कितनी राशि जमा करनी है और किस अकाउंट में जमा करनी है, वह लिखित में देंगे। तो कर्मचारी इस चीज़ को लेकर, इस जो आया है नया आदेश, उसको लेकर जाएं डीडीओ के पास और उनको पढ़ाएं कि आप पढ़िए कि नियम क्या लिखा है। आपको जानकारी देनी है। अगर हमको राशि मिल गई है तो उस स्थिति में, और अगर राशि नहीं मिली तब तो पूरा कैलकुलेशन उन्हीं को करना है। तो ये स्थिति दोनों के लिए क्लियर कर दिया गया है। फिर अपन चलते हैं कि जिनको मिल गया उसकी स्थिति में क्या क्या उसको जमा करना है। तो उसको भी जो आहरण संवितरण अधिकारी है उसके पास कर्मचारी या नॉमिनी जो है वो आवश्यक दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, मृत्यु असक्तता प्रमाण पत्र, एनपीएस अंतर्गत नॉमिनेशन संबंधी दस्तावेज, ओपीएस विकल्प चयन संबंधी सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि की सत्यापित छाया प्रति जो उसमें था वही इसमें भी है, ये सब जमा करेगा। उसके बाद जब जमा हो जाएगा तो संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जो है वो सारे दस्तावेजों को चेक करेगा, चालान की राशि को देखेगा, सही लेखा शीर्ष और पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करेगा जो दिया गया है वहाँ से बनाकर डीडीओ द्वारा, और इन सब के साथ दस्तावेजों की छाया प्रति को द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक्विजिशन प्रोसीजर को भेजेगा। फिर वहाँ से चेक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जब चेक हट जाएगा तो उसके बाद डीडीओ क्या करेगा? आभार पेंशन पोर्टल में पेंशन संबंधी जानकारी प्रविष्टि करेगा और उसके बाद पीपीओ जारी होगा। देखिए संलग्नक में एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 दिया गया है। अपर संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि के द्वारा यह पत्र जारी है और इस पत्र को लेकर आपको अब अपने डीडीओ से मिलना है। ये फिर आप भरेंगे जिसमें आपका नाम रहेगा। जैसे बोल रहा है, देखिए it is certified that the family pension is being paid by this office to the following family member of the late subscriber, यानी जिनका डेथ हो गया है उनके फैमिली मेंबर को यह दिया जा रहा है। तो ये सारा डिटेल आप भरेंगे और भर के दे देंगे। यहाँ पे लिखाएगा नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, नीचे में रिलेशनशिप ऑफ फैमिली मेंबर। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा रहा है, किसी के बेटे का, तो अपना नाम लिखेगा। फिर लिखेगा कि जो फैमिली मेंबर है वो सब्सक्राइबर के साथ, यानी जिसका निधन हो गया उसके साथ उसका क्या रिश्ता था वो लिखेगा। और नीचे में देखिए नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बैंक अकाउंट नंबर, वो ऊपर में जो मैं बताया था वो सब डिटेल आ जाएगा। या उसके बाद आपको केवल थोड़ा सा डिटेल भरना है, 4 लाइन का, उससे अधिक नहीं भरना है। ठीक है। और ये डिक्लेरेशन भी किसके द्वारा किया जाना है? नोडल अफसर के द्वारा किया जाना है। तो आप अगर इसको नहीं भी भरेंगे तो नोडल अफसर जो है भरेंगे, आप उनके सहयोग से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ऊपर में बोल भी है, टू बी डिक्लेयर्ड बाय द नोडल अफसर ऑफिस वेयर फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड सब्सक्राइबर और टू द सब्सक्राइबर इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये नोडल अफसर का ही काम है। आपसे जो जानकारी मांगे आप दे दीजिए और दोनों के सहयोग से काम होगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई लाभ किसको देना है, कौन है नॉमिनी। ये देखिए ये भी ऐसे, नो ऑब्जेक्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इन एनपीएस। तो इसको फॉर्म को भी आप भर देंगे और वहाँ दे देंगे। देखिए इस आदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो बात हम कह रहे थे कि हमने लिखा था परिजन नियमों का पालन करते हैं, एनपीएस की वह राशि जो सरकार के खाते में जमा करनी है उसे जमा करवाने के तैयार हैं।
इसके बावजूद उनके प्रकरण में ना तो किसी प्रकार की कोई जानकारी उनके डीडीओ कार्यालय द्वारा दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। तो अब इसके बाद पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है नोडल अफसर, डीडीओ, इनको दे दिया गया और एक एक का कार्य बता दिया गया है। मुझको नहीं लगता कि अब किसी साथी को इसके संबंध में और कुछ पूछने की ज़रूरत है। वो इसका प्रिंट आउट निकाले और जाके अपने डीडीओ को थमाएं आवेदन के साथ और उनसे प्रोसीजर कराए। दोस्तों, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। जितने भी इस प्रकार के प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं उन तक अब पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि कोई भी हमारा साथी लाभ से वंचित ना हो। इसलिए जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण मैसेज को वायरल करें। आपका एक छोटा सा प्रयास संबंधित जो हमारे कर्मचारी साथी थे जिनका अब निधन हो गया है उनके परिजन को एक हल्की सी राहत दिला सकता है, क्योंकि जो अब नहीं है उनकी तो प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिवार को जो सरकार द्वारा दिया जाना है कम से कम हम वह लाभ उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो बनाते ही, और अधिक से अधिक वायरल करें। धन्यवाद दोस्तों।